नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर सारा लर्निंग पॉइंट फॉर स्ट्रेटजी एंड करंट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज हम लोग फिर डेली हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ तथ्य आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आशा करते हैं आपके लिए यूजफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण दिवस। 24 अप्रैल को महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा आज हम लोग आप लोगों के सामने करेंगे। आज कौन सा दिवस है? आज दिवस है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज से हम लोग समझ सकते हैं कि पंचायत ग्राम लेवल पे या स्थानीय लेवल पे होती है और राज का मतलब होता है शासन। अगर हम यहाँ पे बात करें पंचायती राज की, तो भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को लेके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं उसको हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहेंगे। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाने या लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया और 24 अप्रैल 1993 से हम लोग 24 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, उसमें कहा गया राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने व उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। अब यहाँ पे एक समझने वाली पॉइंट ये है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायती शीर्षक के अंदर आर्टिकल 243 से 243 तक, आर्टिकल ध्यान से सुनिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 तक पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में रखी गई और ये 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 93 के द्वारा ही संविधान में जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 29 विषय रखे गए। यहाँ पे अगर हम आगे थोड़ा सा बात करें कि 12वीं अनुसूची क्या है, तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। जो हमारे महानगर हैं उनके सिस्टम के बारे में 12वीं अनुसूची बताती है। तो नगर पालिका के लिए कौन सी अनुसूची है? 12वीं। पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची है? 11वीं। भाग 9 में जोड़ा गया है पंचायत को, अनुच्छेद 243 से 243 तक है। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति एक बनाई गई, जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि पंचायत राज जिनके समिति की अनुशंसा पे आया, वो समिति अनुशंसा थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन्होंने ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर लागू करने की बात कही। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी अनुशंसा को स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान का एक जिला है, सबसे पहले यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। संविधान में इसे संवैधानिक दर्जा 1993 मिला 73वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे बात समझिएगा कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था राजस्थान के नागौर जिले में, तब इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे जुड़ी कुछ और बातें अगर बात करें हम तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 24 अप्रैल है, आज हम लोगों के लिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस में को 3 स्तरों में रखा गया है, ग्राम स्तर, मध्य स्तर, इसे ब्लॉक स्तर भी कहा जाता है और जिला स्तर भी है। ये बलवंत राय मेहता की समिति की अनुशंसा पे आया। संविधान में मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज के उपबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 से 243 तक और 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 2 पॉइंट जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को बताती है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर पंचायत के बारे में वर्णन करती है। आज के दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिवस की आज बात करते हैं। आज 24 अप्रैल है। आज भारत के सचिन रमेश तेंदुलकर का आज जन्म दिवस है। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। ये भारत के महान क्रिकेटर हैं, आप सभी लोगों को पता है। हम इनके बारे में सिर्फ कंपटीशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो कंपटीशन के हिसाब से वनडे में फर्स्ट सेंचुरी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अपोनेंट में दी 110 रन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सेंचुरी इनकी थी वनडे में। टेस्ट की अगर सेंचुरी की बात करें तो टेस्ट में इनकी पहली सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ 119 रनों की थी। लास्ट सेंचुरी की बात करें तो वनडे में इन्होंने कुल 49 सेंचुरी बनाई है। 49th सेंचुरी थी जो थी वो बांग्लादेश के खिलाफ 114 रनों की थी। सचिन तेंदुलकर के बारे में, ये क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले पहले प्लेयर हैं। इन्होंने ये किसके खिलाफ बनाया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया। और ये इनका कौन सा शतक था? तो ये इनका 46वां शतक था। टेस्ट में इन्होंने 51 शतक सब लगाए। 51 शतक में 51वां शतक इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 146 रन का लगाया। तो टोटल 49 शतक इनके वनडे में और 51 शतक टेस्ट में, सब मिला के ये शतकों के शतक बनाने वाले इकलौते प्लेयर हैं। वनडे में इनका कुल रन 18,426 है और जिसके लिए इन्होंने 463 पारियां खेली हैं। 463 इन्होंने वनडे मैच खेले हैं, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा मैच खेलने का अपने आप में रिकॉर्ड है। टेस्ट में इन्होंने 200 मैच खेले हैं। 200 मैच में इन्होंने 15,921 रन बनाए हैं, जो कि अपने आप में अभी भी रिकॉर्ड है 200 टेस्ट मैच खेलने का। टोटल रनों की बात करें तो इनके टोटल रनों का रिकॉर्ड 34,347 है, जो कि भी अपने आप में अभी भी विश्व रिकॉर्ड है। ये एक ऐसे प्लेयर हैं, भारत के ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट खेलने वाली सभी देशों के खिलाफ ये शतक बना चुके हैं। मैन ऑफ द मैच की बात करें अगर तो मैन ऑफ द मैच में भी इनका रिकॉर्ड है। अभी तक इन्होंने 76 टाइम्स मैन ऑफ द मैच लिया है, जिसमें वनडे में ये 62 टाइम्स और टेस्ट में 14 टाइम्स हैं। इनके अवार्ड की बात करें तो 1997 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके पहले 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1999 में इन्हें पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से भी नवाजा गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत रत्न की चर्चा की थी कि भारत रत्न कब से दिया गया, कब से शुरू हुआ। तो आई थिंक इतनी ज़रूरत की चीज़ें हैं कंपटीशन के लिए सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में आप लोगों के लिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के देहावसान हुआ दिवस। आज किन व्यक्तियों का निधन हुआ उनके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ। कब हुआ? 1974 को, डेट 24 अप्रैल। आज ही के दिन, आज 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 1974 को हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ। जन्म इनका कब हुआ? जन्म इनका हुआ 23 सितंबर 1908 को। इन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय कवि इन्हें कहा जाता है। और काव्य संग्रह की बात करें तो इनके काव्य संग्रह में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप, छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, इसके अतिरिक्त भी इनके ढेर सारे काव्य संग्रह हैं। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं, वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी काव्य संग्रह उर्वशी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें इनके काव्य उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया। इनकी निधन कब हुई? 24 अप्रैल 1974 को। मृत्यु के 2 साल पहले ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। आई थिंक कंपटीशन के लिए इतने पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे। आज ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिवस में आज की टॉपिक में बात करते हैं। भारतीय सेना की सबसे बहादुर बटालियन माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट की 1815 में स्थापना हुई। आज ही के दिन 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हुई। थोड़ा सा इतिहास जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। गोरखा रेजिमेंट बेसिकली गोरखा उन लोगों को कहा जाता है जो नेपाल के तराई क्षेत्र या नेपाल से बिलोंग करते हैं। उनके सेनानियों को, उनके लड़ाकुओं को गोरखा का नाम दिया जाता है। जब भारत में अंग्रेज आए उस समय 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें गोरखा की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1815 को। गोरखा ने नेपाल की तरफ से लड़ते हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को धूल चटा दी। और उन्हीं की बहादुरी को देखकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इन्हें अपनी सेना में रखने का प्रस्ताव किया। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 7 रेजिमेंट भारत में हैं, जिसमें 39 बटालियन हैं। स्वतंत्रता के समय इसमें 6 रेजिमेंट ही थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना के द्वारा हमारे इंडियन को फ्री इंडिया को सौंपे गए, जबकि स्वतंत्रता के बाद एक बनाई गई। आप लोग गोरखा की ताकत को देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म है LOC कारगिल, जिसमें लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में 1/11 गोरखा राइफल्स जाती दिखती है और उनके साथ युद्ध में लड़ती है। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा जब भी टाइम मिले। मानेकशॉ ने इनके बारे में कहा है, अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोलता है या तो वह गोरखा है। इसी एक लाइन से आप लोग इनकी जांबाजी और ताकत को देख सकते हैं। ये लोग अंदर से काफ़ी मजबूत होते हैं और लड़ाई में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। चलते हैं आज के दूसरे पॉइंट की तरफ। आज ही के दिन रूस ने 1877 में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। अब यहाँ पे बात करेंगे हम ओटोमन साम्राज्य की। ओटोमन साम्राज्य जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक ऐसा साम्राज्य था, ये एक ऐसा मुस्लिम एम्पायर था जिसने 600 वर्षों तक करीब शासन किया। 1299 से लेके 1922 तक ओटोमन साम्राज्य का राज्य रहा। और इन्हीं के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने पूरे एरिया को मुस्लिम या इस्लामिक आप कह सकते हैं बना दिया। उसमें वर्तमान समय की तमाम कंट्रियाँ थी, टर्की थे, ग्रीस थे, बुल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, मकदूनिया, रोमानिया, सर्बिया और ये अरेबियन के कुछ कंट्री थे, जो कि 1299 से 1922 के बीच में ये पूरे यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट को लेके ये ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ इनमें भी बदलाव हुआ और 1830 में ग्रीस ने धीरे धीरे इनका पतन भी हुआ। जैसे ऑटोमन साम्राज्य के बारे में
विशेष जानकारी हम लोग जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो मिलेगा, या मैं खुद ऑटोमन साम्राज्य के बारे में एक डिस्क्राइब वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें पूरा ऑटोमन साम्राज्य डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए। ग्रीस 1830 में इससे स्वतंत्र हुआ और रसिया ने अटैक किया ऑटोमन साम्राज्य पे 1877 में, जिसका परिणाम ये हुआ कि रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया और बर्लिन 1878 में फ्री हो गए। एक नाम आता है, आप सभी लोगों को इतिहास में मिलता होगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। यही ऑटोमन साम्राज्य है जिससे भारत के कुछ मुग़ल लोग सुल्तान का पद या सुल्तान की पदवी धारण करते थे, या वहाँ से अगर इनको मिल जाता था कि ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान ने इनको यहाँ पे राज्य करने की छूट दी है, तो काफ़ी उनका ऊंचा ओहदा माना जाता था। और पूरे दुनिया के मुस्लिम जितने भी मुस्लिम थे उनमें इनके सुल्तान के प्रति काफ़ी श्रद्धा भावना रखते थे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक आदमी आता है और इस पूरे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देता है। हालांकि 1922 तक ये साम्राज्य काफ़ी छोटा हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा आता है और यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की जगह पे एक रिपब्लिकन, विशेषकर टर्की में रिपब्लिक की स्थापना करता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक ऑफिसर था आर्मी का। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम आगे बात करेंगे। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। आज रसिया एक अपने आप में काफ़ी मजबूत कंट्री है, भारत की अच्छी दोस्त भी है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज का अगला पॉइंट है भारतीय सेना की आज ही के दिन 24 अप्रैल को जर्मनी की सेना ने 1915 में बेल्जियम के फ्लेमिश प्रांत के आइपर क्षेत्र में क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ी। यहाँ से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म गैस। क्लोरोफॉर्म गैस के बारे में बात करें तो क्लोरोफॉर्म गैस का रासायनिक नाम है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है CHCl3। इसका IPSC नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये रंगहीन सुगंधित एक तरल पदार्थ होता है जिससे हम सभी लोग जानते हैं इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक के रूप में इसके मूल की खोज सर्वप्रथम 1831 में अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी ने की थी। लेकिन निश्चेतक के रूप में इसकी खोज, यहाँ पे 2 पॉइंट समझिएगा। मूल रूप से क्लोरोफॉर्म की खोज अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी ने 1831 में की थी, लेकिन निश्चेतक के रूप में जेम्स एंग सिम्पसन ने इसकी खोज की थी 4 नवंबर 1847 को। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में पहले यूज किया जाता था शल्य क्रिया से पहले, पर अभी इसके जो गंभीर परिणाम थे, इससे कुछ काफ़ी दिक्कतें होती थी, बाद में शरीर पे असर करता था, जिसकी वजह से अभी इसके जगह पे कई और चीज़ें यूज की जाने लगी। तो यहाँ से ज़रूरी चीज़, क्लोरोफॉर्म गैस एक निश्चेतक गैस है जिसका रासायनिक नाम CHCl3 है। इसका IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन है और ये रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आज ही के दिन 1926 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ बर्लिन अपने आप में शांतिपूर्ण समझौता था। इसके बारे में हम कभी विशेष वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रीटी ऑफ बर्लिन क्या है। अभी के लिए बस इतना ही कि 24 अप्रैल 1926 को आज ही के दिन ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। अगला पॉइंट आज का देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज ही के दिन 24 अप्रैल 1970 को, जिस डेट में आज हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 24 अप्रैल 1970 के दिन ही चाइना ने सबसे पहला अपना सैटेलाइट डोंग फॉन्ग होंग, नाम क्या था उसका, डोंग फॉन्ग होंग 1917 में लॉन्च किया गया था। अभी इसी वक्त हम अपने काम की चीज़ देख लेते हैं। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। आप सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे। ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री और मैथमेटिशियन भी थे। तो भारत ने कब लॉन्च किया? 19 अप्रैल 1975 को। चाइना के लॉन्च करने के 5 साल बाद भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के इंटर कॉस्मस रॉकेट की मदद से। अब यहाँ पे बात समझिएगा, चाइना ने 1970 में अपना पहला सैटेलाइट डोंग फॉन्ग होंग लॉन्च किया।
भारत ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के इंटरकॉस्मॉस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया और उसका नाम रखा आर्यभट्ट। यहाँ पे एक शब्द आया है, अभी हमने यूज किया, कॉस्मॉस। कॉस्मॉस ज्योग्राफी में एक बुक भी है जिसके बारे में, जिसको लिखा है अंग्रेज जर्मन थे एक, जर्मन वान हम्बोल्ट ने, जिन्हें आधुनिक भौगोलिक का पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द दी थी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है जलवायु विज्ञान, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ ने 1954 में राजनयिक संबंध समाप्त किए आज ही के दिन। ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में है, सोवियत संघ रूस का एरिया था। इतना ही। आगे आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने 1998 शारजहां में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोको कोला कप जीता। आज ही के दिन नेपाल में 2006 में संसद बहाल हुआ। 24 अप्रैल 2006 को नेपाल में संसद बहाल हुआ। आज का प्रश्न, आज की रोचक चीज आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को देना ही चाहिए, जिसके माध्यम से हम आपको पिन करेंगे अपने वीडियो में, जो भी सही जानकारी देगा। आज का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर जरूर कमेंट में दें। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिलता रहे। और जो भी सुझाव हो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत।